अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और मंडे को आपका और हमारा साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ बहुत सी अच्छा, आप ये देखें कि सिर्फ 2 दिन का गैप आता है, कितना मंजरनामा बदल जाता है, क्या कुछ हो जाता है। मियाँ साहब हमारी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान आ गए, हमारी गैर मौजूदगी हमारा प्रोग्राम नहीं था ना, मियाँ साहब यहाँ पर आ गए। उसके बाद वेडिंग सीजन है, शादियाँ शुरू होने लग गई हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये तो जैसे ही हल्की सर्दियों की थोड़ी सी ठंडी हवा भी चलती है ना, तो शादी और वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसमें बड़े से बड़ा सुपरस्टार क्या, कॉमन मैन क्या, क्रिकेटर क्या, सबकी सीजन में ना, हर सीजन में किसी ना किसी की शादी हो रही होती है। अच्छा, जो थे ना हमारे कैप्टन बाबर आजम, खबरें ये थी कि वर्ल्ड कप के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनकी फौरन शादी है। और ये हमने खबरें नाज़रीन को वर्ल्ड कप जाने से पहले भी बताई थी। अच्छा, बाबर आजम की अपनी कजन के साथ शादी। लेकिन उससे पहले उसके वर्ल्ड कप के दौरान उनसे पहले नंबर ले गए हैं, बाजी ले गए हैं जनाब इमामुल हक, पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर हैं। और अब पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर है, लेकिन वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रहे। वो अलग बात है, परफॉर्म तो पूरी टीम ही नहीं कर पा रही है। हाँ। और जैसे ही मैच खत्म होगा नवंबर के एंड में, रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, कुछ कवाली नाइट से सीजन स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर ये वेडिंग सीजन आगे चलेगा। जो उनकी पूरी वेडिंग है, पूरी प्लान हो चुकी है। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो है वो जनाब इमामुल हक साहब जो है वो अपनी दुल्हन को ले आएंगे, ब्याह लाएंगे और जो है ब्याह लाएंगे। जी बिल्कुल। अब वो बाकी पहले अच्छा, वैसे ना मुझे ये लगता है, अच्छा मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद इमामुल हक ने जो शादी का फैसला किया है, वर्ल्ड कप से पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद इसे मेरी परफॉर्मेंस पे जो है ना, मैंने आपको बोला था मेरी परफॉर्मेंस पे असर ना पड़े, तवज्जो डाइवर्ट ना हो। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस क्यों खराब हुई है? इसी वजह से। अब ये देखिए, शादी पे सारा कुछ, शादी की वजह से, शादी पे मलबा डाल दिया, हो जाती है ना, डाइवर्जन हो जाती है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से देखा है कि शाहीन अफरीदी है, जो बाकी प्लेयर्स हैं, जब उनकी शादी होती है ना, शादी के बाद वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो यही उनकी परफॉर्मेंस देख के मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा है कि क्यों ना वर्ल्ड कप के बाद वो शादी करें। बाय द वे, शादी के बगैर भी उनकी कोई परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हम तो एक लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं। बट ये देखिए कि हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, कितना क्विकली, पहले शादाब, फिर हारिस रऊफ, फिर उसके बाद शाहीन, अब इमामुल हक, और फिर उसके बाद बाबर आजम। मतलब बड़ा क्विकली यंग लड़के हैं, शादियों का सीजन है, तो फिर अच्छी चीज है। वैसे अच्छी चीज है ना, शादी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन आज की हमारी हाईलाइट्स क्या हैं? शादियों पर बिल्कुल हम बात नहीं करने जा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रात के कबूतर की रिहाई, क्या खत्म होगी सियासी महाजराई? क्या शाहीन अब की बार करेंगे परवाज, या खत्म हो गई कुव्वते परवाज? सियासतदान खामोश, तमाशाई फनकार अहले गजा के जख्मों को सहलाने लगे। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का इस्तेमाल नौजवानों में क्यों बढ़ने लगी शराए अमवात? और मछली के सीजन का आगाज, कौन सी मछली किस मौसम में कितनी फायदेमंद है, सब बताएंगे आपको। अच्छा, मछली तो वाकई सर्दियों में मछली वैसे ही बहुत फायदेमंद होती है। एक तो प्रोटीन मिलती है इससे, फिश से, और वैसे एक बात मुझे ये समझ नहीं आती, सर्दियों की सबसे मरगूब जो लोगों की फेवरेट डिश है ना, वो फिश है। मेरा इस पे बहुत ही सख्त शदीद किस्म का इख्तिलाफ है। ये किसने कहा है कि मछली वाली बात पे कि मछली सिर्फ सर्दियों की गज़ा है? सर्दियों में आप ये खा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन पसंदीदा शदीद गर्मी में भी लोग खाते हैं, खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। हमारे यहाँ खाने का ज्यादा मजा जो है सर्दी में खाने का है। और वैसे भी आप देखें ना कि सर्दी में जितना ज्यादा रश मछली की दुकानों के बाहर होता है, और वैसे भी बड़ी एक लाइट सी होती है, प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, बहुत मजे की रहती है। अब नहीं होगा, जो गुर्बत से हाल है ना, मुझे नहीं लगता। खाने वाले खाएंगे, जितने खाबों के शौकीन है ना पाकिस्तानी, तंग हो जाएंगे, कर्जे लेने पड़ेंगे, लेकिन खाने खाबों पे ये लोग जो है ना उस पे इक्तफा करते हैं और खाते भी हैं। लेकिन उससे बात ये है कि उसकी टाइमिंग के किस टाइम पे, क्योंकि मछली रात के टाइम मिलती है। ये ना हो आप खाने के लिए दिन के टाइम चले जाए, तो मछली रात के टाइम, दिन के टाइम भी मिल
जाती है, वैसे 12-1 बजे के बाद मछली बनना शुरू तो हो जाती है। अच्छा जी, अभी अगर सियासत की हम बात करें, जिस तरह हमने पहले कहा कि 2 दिन हम क्या छुट्टी पर रहे, तो मियाँ साहब हमारी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तशरीफ ले आए और क्या जबरदस्त पेपर साइन करवा के उन्होंने वापस आना था, उनको अदालत से रिलीफ मिला, वो वापस आ गए। अच्छा, सबसे जो अहम चीज़ सब लोगों की नजरें इस बात पर थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पहली उनकी स्पीच होगी ना, वो बहुत मैटर करेगी। मैं कहता हूं प्रोवोकेटिव कहा जा रहा था, इस तरह की होगी और इतनी कंपोज, इतनी बैलेंस स्पीच उन्होंने की है। उन्होंने माजी की तरह किसी पे इल्जामात नहीं लगाए, कोई गालम गलोच का लहजा इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी पर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने बताया है। अच्छा, उन्होंने अपनी चीज़ों, जो अपनी गलतियां थी उनको भी कन्फेस किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमको सबको साथ लेकर चलना होगा। अभी मतलब ये तो पहले भी उनके आने से पहले तक ये कहा जा रहा था कि जब वो वापस आएंगे ना, तो वापस आने के बाद अच्छा आप देखिए स्टेज के ऊपर बड़े कोई ना थोड़े इमोशनल से मनाजिर थे, जो भी है। मुझे जब वो देखा मरियम नवाज कैसे अपने वालिद को गले लगाकर आबीदा हो गई। आप जितना मर्जी उनकी प्रोग्रेस पे या उनके पॉलिटिक्स पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता, कैसे वो अपने फादर को गले लगाकर रो पड़ी, इतने साल के बाद वो उन्हें मिल रही थी, तो मतलब इट्स नेचुरल। अच्छा, ये नेचुरल, उसके ज्यादा जो जज्बाती लम्हे थे ना, वो नवाज शरीफ साहब के लिए, वो आपने देखा होगा जब उन्होंने अपनी बेगम का जिक्र किया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस दफा मैं जब पाकिस्तान आया हूं तो 2 बड़े जो उनके कह लें कि पावर पिलर से, उनकी वालिदा और उनकी बेगम दोनों ही मौजूद नहीं थे। तो मियाँ साहब ने कहा कि जब वो आते थे तो हमेशा से उनकी वालिदा उनका इस्तकबाल करती थी, उनकी बेगम उनको वेलकम कहती थी, तो वो दोनों नहीं थे। और ये नेचुरल होता है ना, आपके अपने प्यारों के साथ अटैचमेंट, इमोशंस, ये नेचुरल चीजें होती है। वालिदा और फिर बेगम, और जैसे कुलसूम नवाज ने उनका साथ दिया, बिल्कुल हर थिक एंड थिन में वो उनके साथ हमेशा खड़ी रही। और फिर आप ये देखिए कि वो बीजी कहते थे अपनी वालिदा को, कहते हैं कि नवाज शरीफ जब उनके घर जाते थे, उनको मिलने के लिए जाते थे, तो अपने जूते बाहर उतार कर जाते थे कि बीजी बोलेंगी, बीजी डांटेंगी। बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये देखिए ये अच्छा, फिर सबसे जो एक मजे की चीज, अब ये मनाजिर देखें कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी कोई फिल्मी सीन है। अब देखें कि कबूतर कितने प्यार से, जैसे पता नहीं कितनी सदियों से मियाँ साहब के साथ वो मानूस है, उनकी दोस्ती है, और वो उनके हाथ पे आके बैठे और मियाँ साहब ने बड़ा एक ड्रामेटिक सा हाथ को उठाया है और कबूतर बड़े आराम से बैठा उस पे। तो ये बड़ा एक इमोशनल, बड़ा इमोशनल तो नहीं, बड़ा क्यूट सा वो मोमेंट था। अच्छा, वैसे नवाज शरीफ जैसे वापस आए हैं, आप ये देखिए, है तो वो बटन, आप देखिए उनके चेहरे पर ग्लो और फ्रेशनेस तो है। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि वो वापस आए हैं विद द फ्रेश ग्लो। हमेशा से नवाज शरीफ साहब की स्किन जो है ना ग्लो रहती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये और बाकी फिर पाकिस्तान आने की खुशी थी, उसकी भी ग्लो थी। अच्छा, मियाँ साहब की जो जिसके हमने बात की थी स्पीच के हवाले से, आप ये देखें कि सारे जितने भी पावर शो बड़ा था। आप ये देखिए, ये फुटेज में भी देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान को भरना आखिर कोई वो इतना तो नहीं था, बहुत बड़ा है मीनार पाकिस्तान। अच्छा, सिर्फ मीनार पाकिस्तान तक आवाम नहीं थी, मीनार पाकिस्तान से बाहर दाता दरबार तक जितनी भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, सामने वो ब्रिज है, वहां पर भी तिल धरने की जगह नहीं थी। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, अगर कोई PMLN एक बड़ी पार्टी है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ये आती है, लार्जेस्ट पार्टी में आती है, तो पूरे मुल्क से लोग लेकर आके आप भर तो सकते हैं, बट जो सबसे अच्छी चीज जिसके ऊपर सबका फोकस था, मियाँ साहब का नैरेटिव क्या होगा, उनकी स्पीच क्या होगी, इन चीजों को लेके मियाँ साहब ने जो है ना बड़ा बैलेंस इस पर बात की। वो इस वजह से कि अब वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अब आपस में ना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठकर अगर बात कर रहे हैं तो वो फिर मुफाहमत की बात करें, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे पर बयानबाजी, एक दूसरे की टांगें खींचना, या फिर एक इदारा दूसरे इदारे पर इल्ज़ाम लगाए। अब उन्होंने इस सियासत को ख़त्म किया है, क्योंकि जैसे पनामा पे नवाज शरीफ को निकाला है, उसी तरह अभी बड़ा वो गिला कर रहे थे कि क्यों निकाला और किस तरह किया, रैली निकाली, फिर उन पर केसेस लगे, उनकी बेटी को हथकड़ियाँ उनके सामने लगा दी गई, फिर वो कितनी देर तक अरेस्ट रहे, फिर उसके बाद अपने इलाज के लिए वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वहां से उनका एक थोड़ा, मुझे ये लगा है कि अब मियाँ साहब को देखे ना 3 दफा वो PM रह चुके हैं। मियाँ साहब ने शायद तारीख से सबक सीख लिया है, तो उनकी जो इतनी कंपोज जो उनकी तकरीर थी, उससे यही चीज़ वाज़ेह हो रही थी कि मियाँ साहब समझ चुके हैं कि गलती कहाँ पे है। एक चीज़ जिसकी बड़ी उन्होंने अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम सबको मिल बैठ कर आगे बढ़ना होगा, हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना होगा।
और इसमें कोई शक भी नहीं है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसी से होती है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सबको माजी से सीखना होगा, जो गलतियां हमने की हम उनको नहीं दोहराएंगे। फिर उन्होंने फिर अपने माजी के कारनामे भी आवाम को याद करवाए, मोटरवेज का जाल बिछाया। फिर उन्होंने कहा कि जब 2013 से 18 में हमारी हुकूमत थी तो लोड शेडिंग फ्री किया था। एग्जैक्टली, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी थी, ये सब कुछ तो उन्होंने गिनवाया। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली बात ये है कि क्या इलेक्शंस में लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सकेंगे नवाज शरीफ की वापसी के साथ? ये तो इलेक्शन डे ही इसका तायुन करेगा, इलेक्शन डे ही ये डिटरमिन करेगा क्या नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को अवाम में पजीराई मिल रही है, नवाज शरीफ साहब के बयानिए को अवाम में कितनी मकबूलियत है। ये तो इलेक्शन पे ही आगे पता चलेगा, इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन नवाज शरीफ की कोई पहली बार नहीं है, ये तो खुद साख्ता उनकी जिला वतनी थी और वो फिर वापस आए हैं। लेकिन आखिर कब किस दौर में नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म रह के बाद उन्हें सियासी तौर पर जिला वतन होना पड़ा और फिर उसके बाद वो वापस आए, किस सदी किस दहाई में कब आए, इस पर हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। पहले नाज़रीन वो देखिए फिर बात करते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उन्हें कई बार सियासत से बाहर किया गया, मगर वो हर बार पहले से ज्यादा ताकत से सियासत में वापस आए। उन्हें जलावतन किया गया या वो खुद मुल्क से दूर रहे, लेकिन हर बार आवाम ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। नवाज शरीफ की पहली जलावतनी 2000 में शुरू हुई थी। 18 अक्टूबर को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद वो ज़ेरे हिरासत रहे। लेकिन इस दौरान उनकी अहलिया कुलसूम नवाज ने सियासी महाज संभाला और वो अपने शौहर से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाती रही। अप्रैल 2000 में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने नवाज शरीफ को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा अगवा करने और दहशतगर्दी के इल्जामात में उम्र कैद की सजा सुनाई। दहशतगर्दी के मुकदमे में इस सजा को उस वक्त नवाज शरीफ के सियासी करियर का इख्तिताम करार दिया जा रहा था। 2002 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की काबीना में वसी रहने वाले चौधरी शुजात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बना ली थी, जो इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में भी आई। परवेज मुशर्रफ की मुद्दत सदारत खत्म होने वाली थी और कौमी और सूबाई इलेक्शन भी करीब थे। वो एक बार फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने 10 सितंबर 2007 को वतन वापसी का फैसला किया। 7 साल जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की वतन वापस आने की ये पहली कोशिश नाकाम रही। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन और कारकुनान की गिरफ्तारियां पहले ही शुरू कर दी थी, जबकि 10 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पहले तो नवाज शरीफ को तकरीबन 90 मिनट तक जहाज ही से बाहर नहीं आने दिया गया। जहाज से उतरने के बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया और मुल्क पहुंचने के तकरीबन 4 घंटे बाद उन्हें सऊदी अरब डिपोर्ट कर दिया गया। अक्टूबर 2007 के बाद पाकिस्तान में तेजी से सियासी हालात बदल रहे थे। इन हालात में 25 नवंबर 2007 को नवाज शरीफ वतन वापस आ गए। 2.5 माह से ज्यादा अरसे में वतन वापसी के लिए ये उनकी दूसरी कोशिश थी। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला से राब्ता करके उन्हें नवाज शरीफ को वतन वापसी से रोकने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेसूद साबित हुई। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे तो 8 जनवरी 2008 को इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। मुल्क में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां शुरू हो गई थी। बेनजीर की शहादत के बाद इंतखाबात 18 फरवरी तक मौखर हो गए थे। नवाज शरीफ ने 2007 में वापसी के बाद एक फाल अपोजिशन रहनुमा का किरदार अदा किया और 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। नवाज शरीफ 2013 में तीसरी बार मुल्क के वजीर आज़म बन गए, लेकिन इस बार भी उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। नवाज शरीफ के खिलाफ 126 दिन का तवील धरना दिया गया, उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए। मुल्क में पानामा पेपर्स के बाद शुरू होने वाली सियासी हंगामा खेजी जारी थी कि नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना हो गए और 48 रोज तक वहाँ कयाम किया। 31 मई 2017 को उनके दिल की एक सर्जरी हुई, जिसके बाद 9 जुलाई को वो वतन वापस आए। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की कार्रवाई जारी थी। वो 18 अप्रैल 2018 को लंदन में अपनी अलील अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए रवाना हो गए। लंदन रवानगी के लिए उन्हें एहतसाब अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया गया। इस सजा के बाद नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा लाहौर वापस आए, जहाँ उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। कैद के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को अल अजीजिया केस में तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया जाने की इजाजत दी और हुकूमत को उनका नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद 19 नवंबर 2019 को बैरून मुल्क रवाना हो गए। 4 हफ्तों के लिए दी गई इस इजाजत के बाद नवाज शरीफ लगभग 4 बरस लंदन में कयाम के बाद 21 अक्टूबर को चौथी बार पाकिस्तान वापस आ गए।
गुज़िश्ता 4 बरसों में बहुत कुछ बदल चुका है। नवाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी हरीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त जेल में है और उन्हें मुतअद्दिद मुकदमात का सामना है। तहरीक इंसाफ 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद टूट फूट का शिकार है। 2018 के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात के लिए ज़्यादा पुरुम्मीद और सरगर्म है। साल 2018 के मुकाबले में आज नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार नजर आते हैं। मौजूदा हालात में जलावतनी के बाद चौथी बार मुल्क वापस आने वाले नवाज शरीफ के लिए इक़्तिदार में वापसी का रास्ता भी हमवार होगा या नहीं, आइंदा हालात व वाक़यात ही इस सवाल के जवाब का तयन करेंगे। तो जनाब, ये तो नवाज शरीफ साहब के एक पूरी हमने पैकेज में सियासी तारीख, सियासी उतार चढ़ाव, जो उन पर मुश्किल वक्त आया और कैसे वो बाहर गए, फिर पाकिस्तान वापस आए। अब ये देखना है कि अब की बार हमेशा से ऐसा हुआ कि जब भी मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर से वापस पाकिस्तान आए हैं, किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई है, इक़्तिदार उनको नसीब हुआ है। अब की दफ़ा क्या मियाँ साहब अपने नैरेटिव के थ्रू दोबारा इक़्तिदार आने में कामयाब होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। लेट्स सी कि आगे इलेक्शंस में अगर जनवरी के लास्ट वीक में होते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। यस, देयर इज इफ, ऑलवेज इफ। एनीवेज, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तो नाजरीन, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है। क्या लगता है वैसे आपको? जैसे हमारी ख़राब परफॉर्मेंस रही है तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज का मैच भी कोई हम अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है। मतलब मुझे अपने खिलाड़ियों में पूरा अफगानिस्तान के साथ मैच है और अफगानिस्तान से कभी वर्ल्ड कप में हम मैच हारे नहीं है। तो आज के मैच, लेकिन आप अफगानिस्तान के जो लास्ट मैचेज है ना, अगर उनका रिकॉर्ड देखें ना, तो लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है ना हमेशा से जनाब, अगर हमने जीतने के भी बरकरार रखता है और हारने की बरकरार, आई रियली होप सो। लेकिन अगर हमने आज का मैच अगर नहीं जीतते हैं तो उससे होगा ये कि जो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में जाने के लिए जो आपकी रसाई है वो नामुमकिन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अफगानिस्तान मैच को, आज के मैच में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से शिकस्त देती है, तो फिर उसके बाद होगा ये कि फिर हम रोशन, हमारे कोई चांसेस होंगे, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो कम से कम 6 मैचेस इन शाहीनों को जीतने होंगे, और अगर ये 6 मैचेस जीत जाते हैं तो ही हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। 4 मैचेस अभी तक पाकिस्तान की टीम खेली है, जिसमें से नीदरलैंड और श्रीलंका से हम मैच जीते हैं, और इसके बाद इंडिया से हमारा मैच था, वो हम हार गए। लास्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, हम वो भी हार गए। आज हमारा 5वां मैच है, तो 5वें मैच में अफगानिस्तान के साथ हमने उन्हें बिल्कुल भी आपने सही कहा, अफगानिस्तान को किसी भी तरह से लाइट लेने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारे पास ज्यादा मार्जिन है। आप देखें पूरी जिन जान के साथ हमें ये मैच खेलना होगा, बड़ी हिम्मत अमली के साथ ग्राउंड में उतरना होगा, और अल्लाह करे हम जो माजी से, वैसे तो आज तक हमारी तारीख ही रही है कि हमने कभी हिस्ट्री से सबक नहीं सीखा है। ऑस्ट्रेलिया से जो मैच हारे हैं, इंडिया से जो हमें शिकस्त हुई है, सिर्फ इन 2 मैचेस को ही हम देख लें और इन्हीं से कुछ सीख लें तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ मैच में हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अब मार्जिन भी नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बका, आपके सर्वाइवल का मसला आ चुका है। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज के मैच से कोई उम्मीदें, वैसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई हम उम्मीदें लगाएं कि आज हम कोई अच्छा परफॉर्म कर देंगे? देखें, पाकिस्तान से ऑब्वियसली उम्मीदें, पाकिस्तान टीम से आपको पता है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसका पता कोई नहीं होता आखिरी टाइम तक कि उम्मीद लगाए ना लगाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच आज पाकिस्तान के लिए में खेला जाना है, स्पिनिंग ट्रैक है, ऊपर से अफगानिस्तान टीम, खबरें ये भी आ रही थी कि शायद वो 4 स्पिनर्स के साथ जाएं, तो फास्ट बॉलर वेस्टर्न के साथ होते हैं, फास्ट बॉलर को बिठाया जाए और 4 स्पिनर्स को यहाँ पर शायद 40 ओवर आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आज नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान टीम, आपको पता है कि टूर्नामेंट के अंदर रहने के लिए आपको 4 मैचेस तो लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 5 जीतने आपने, क्योंकि आपने अपने आप को जितना स्ट्रांग आप करते हो कमबैक, उतना ज़्यादा वो रिलक्टेंसी दिखाता है। यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि जो इंग्लैंड वाला मैच था, आपको पता है वो इंग्लैंड हारा, तो एक पॉइंट्स टेबल फिर ओपन यहाँ पर हो गया। लोग कहते हैं डिबेट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, ऑब्वियसली यहाँ पर जंग होगी 4थी पोजीशन के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अगर साउथ अफ्रीका की बात करूँ, साउथ अफ्रीका बड़ी तकड़ी साइड है, सारे मामला हैं, लेकिन अगर वो चोक ना कर जाए इस टूर्नामेंट में अभी भी, तो शायद साउथ अफ्रीका भी जा सकती है। तो ये अभी भी प्रिटी ओपन टूर्नामेंट है, 3री, 4थी, 5वीं पोजीशन के लिए मैं कहता हूँ। लेकिन जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तानी टीम की, अफगानिस्तान के बाद हमारे जितने भी मैचेस हैं वो बड़ी हाई रैंक टीम्स के साथ हैं और वो वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा जितनी भी टीम्स, आपका जो सबसे तगड़े मैचेस थे वो 2 थे आपके। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था लोग बात कर रहे थे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या तगड़े मैचेस होंगे। इंडिया वाला आपका 1 साइडेड मैच रहा, ऑस्ट्रेलिया वाला
मुझे हारे ज़रूर हैं, बड़ी अपनी गलती से मारे हैं, क्योंकि जो श्रीलंका के खिलाफ मैच भी था आप देखें तो आखिरी जो 20 ओवर्स थे उसके अंदर आपने 163 या 164 चेस किया था। सेम सिनेरियो आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने 20 ओवर्स में वो करना था, लेकिन बॉलिंग डिफरेंस भी है। श्रीलंका के बॉलर्स आपको पता है इंजर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग एक बॉलिंग लाइनअप आपको नजर आती है। आपका सिर्फ माइंड सेट इंटेंट है कि मैंने एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका इशू है वो स्टार्टिंग पावर प्ले है। 1100 डिलीवरी चुकी हैं 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक उसमें एक छक्का भी नहीं मारा। पावर प्ले की बात मैं कर रहा हूँ, 1100 डिलीवरी, मतलब आपका जो उनसे वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे। आपका जब तक जो पावर प्ले स्ट्रॉन्ग आप कम बैक नहीं करेंगे, टॉस बड़ा मैटर करेगा। अगर पाकिस्तान आज टॉस जीतता है और अगर आज पहले बैटिंग करके, ये बताइएगा आपको लगता है कि जो प्रेशर भारत के साथ मैच में हमें था, हमारी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने देखा, व्हाई वी आर सो डिफेंसिव, अब की दफ़ा अफगानिस्तान के मैच को किस तरह कहाँ रेट करेंगे आप? पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस किस तरह का होगा? क्योंकि अफगानिस्तान भी अब इतनी आसान टीम नहीं है, अफगानिस्तान भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो क्या लगता है कहाँ हम स्टैंड करें? देखें, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो ऑब्वियसली वो प्रेशर में होती है, क्योंकि जब आप 2 बैक टू बैक मैचेस हार जाएं, वो भी वर्ल्ड कप के, जब आप जेन में ये बात हो कि हमने 4 से 5 मैचेस लगातार जीत के वर्ल्ड कप में वापस आना है टूर्नामेंट के अंदर, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी डिस्टर्ब होती है। वो आपके प्लेयर से भी समझ में आपको आती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने चैलेंजिंग पे खेलना है, वो है चेन्नई की। और अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड 7, बेशक आप मैचेस हारे हुए, लेकिन बड़े क्लोज मार्जिन के मैचेस अफगानिस्तान पाकिस्तान के हमेशा ने, आपको पता, टफ मैचेस रहे हैं इनके, तो आसान नहीं होगा पाकिस्तान को काउंटर अटैक करना। लेकिन मैंने कहा ना कि आपका माइंडसेट आज बड़ा वो डिपेंडेंसी है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट कितना होता है, कि आपके जेन में क्या चीज़ चलती है। क्योंकि जो मिडिल ओवर्स हैं आपके, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने गलती की थी, 14 ओवर से लेके 34 ओवर तक आपकी एक भी बाउंड्री नहीं थी, छक्का ही नहीं था आपका। तो वो जो मिडिल ओवर्स हैं वहां पर जिस तरीके से आप स्टेबिलिटी लेके आओगे या अपना जो स्कोर कार्ड को रन अराउंड करोगे, वो बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि पाकिस्तान का एक इशू भी रहा है, आपने देखा होगा कि आप रनर बॉल नहीं करते, आप डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हो, वो आपके ऊपर प्रेशर माउंट करता है, वो एक क्राइम है। वैसे अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो वो बैट बॉल्स का वेट तो करती हैं, लेकिन उनका स्कोर कार्ड चल रहा होता है। और कल के मैच की एग्जांपल हमारे सामने है। जैसे पहले ही इंडिया के मैच में नेदरलैंड्स के जब 2 खिलाड़ी आउट हुए, तो उसके बाद रविंद्रा थे, आई थिंक मिचेल एंड रविंद्रा, वो कितना अच्छा लेकर चले हैं, वो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं हुए, इतना अच्छा खेले। और हमारे यहाँ पर जैसे ही टॉप ऑर्डर आउट होता है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर तो हम फर्ज समझते हैं कि हमने फौरन आउट होना है। वो फिर जैम्पर जैसे बॉलर्स फायदा उठाते हैं इसका। देखिए, ये तो इशू आपका हमेशा से रहा है, या तो आप एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी करके चलते हो कि बाबर आजम स्कोर करेगा तो दूसरी टीम। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव अगर लेके चलूं, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आपने 2 दफ़ा जो सा 300 प्लस का मार्का टच किया, ताकि आपको पता है कि आपका मिडल ऑर्डर कितना स्ट्रेंथ है ना, या क्या आपका डाउन दी ऑर्डर इतनी टेंडेंसी है कि वो 300 कम से कम टच कर सकता है, नहीं कर सकता। चेस की बात करें, एक दफ़ा आपने श्रीलंका को हराया, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ऑब्वियसली मैच जीता, आप जो हारे हैं, लेकिन आपने 300 को टच किया यहाँ पर, एक अच्छी चीज़ है यहाँ। दूसरा, अगर दूसरी टीम्स की आप बात कर रही है ना, हमेशा याद रखिएगा जो टॉप ऑफ द टेबल टीम्स होती हैं, इंडिया की बात करूं, बड़ा ज़बरदस्त जलब स्क्वाड है उनका, चैंपियन टीम है, सारे मामला हैं। लेकिन हमेशा एक बात होती है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर अगर आपकी टीम का मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो पहले, तो बाकी आगे जाके टूर्नामेंट में होता है। अभी तक इंडिया की टीम की आप बात करें तो उन्होंने जो 5 में से 5 मैच जीते हैं, उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। उनके ओपनर्स परफॉर्म करे, उनका मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करे, प्रेशर में नहीं आए, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जहां पर वो प्रेशर में आए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आपने देखा था उनके 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए थे। विराट का तो मैच होता तो इंडिया की टीम नीचे लग गई हुई थी वहां पर। अगर प्रेशर में आए तो वहां से कैसे कम बैक करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। कल आप इंडिया के लिए, कल आपने न्यूजीलैंड को देखा कि न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा लेके चल रही थी अपना स्टार्ट ऑफ दी ओवर्स, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किए, शामी ने। लेकिन अवैस, अब वो तो बात आपकी ठीक है, अब ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के साथ जो आज मैच होने जा रहा है, वजह क्या है? पहले मैच से अब तक हम देखें, हमें टीम वर्क नज़र नहीं आया है, इंडिविजुअलिटी हमें नज़र आई है, प्लेयर्स खड़े हो गए, 1-2 तो वो आगे चेस कर गए हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर एक टीम वर्क होता है, आपकी कोई एक नज़र आती है प्लानिंग क्या है ग्राउंड में उतरने की, वो बड़ा उसमें लैक हमें नज़र आया है। देखिए, टीम वर्क ऑब्वियसली एक जलब स्क्वाड आपको नजर आता है वर्ल्ड कप के अंदर। हमेशा एक ऑन द लाइटर नोट कहा जाता है कि जो लंबे टूर्नामेंट्स हैं, टीम सिंक नहीं है हमारी। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपका जलब स्क्वाड ही टूट गया ना। देखिए, आपका बॉलिंग ऑप्शन के अंदर आप देखें, नसीम शाह बाहर हो गए, तो आपका वो हंट इन पेयर्स वाला स्क्वाड जो है वो टूट गया। फिर उसके बाद बैटिंग की बात करें आप, तो
फ़खर ज़मान का जो वीक लिंक है आपको नज़र आता था। फ़खर ज़मान परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने बाबर आजम की देखें, अभी तक एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, वन डाउन पोजीशन में ऐसा कैप्टन है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है कि डाउन नज़र आ रही है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली 2 मैचेस हारे हो। यहाँ पर पाकिस्तान को शायद एक मैच चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे किसी बड़ी टीम के खिलाफ हो, वापस पटरी पे आने के लिए जो उनसे लाइन पे। आज का मैच इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आज पाकिस्तान बाउंस बैक करता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने किया है यहाँ पर, तो पाकिस्तान शायद पटरी पे वापस आ जाए। लेकिन आपके बड़े मैचेस आगे आपने एक भी हारना नहीं है। मैंने कहा ना, लोग 4 की बात करें, मैं 5 की बात कर रहा हूँ कि आपने पांचों के पांचों मैचेस जीत कर जो उनसे टूर्नामेंट के अंदर वापस रहना है। अच्छा अवैस ये बताइएगा कि कैप्टेंसी को लेके बाबर आजम की बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है, या चूंकि वो कैप्टन है प्रेशर है और उसकी झलक हमें उनकी बैटिंग में देखने को मिल रही है और उसकी वजह से उनकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हो रही है? एंड प्लस एक्सटेंशन द क्वेश्चन इज कि आज के मैच में व्हाट यू प्रेडिक्ट होगा क्या? अफगानिस्तान अगर खेलती है पहले, कितना वो टारगेट हमें दे सकती है, और क्या आज के मैच में हमारे कुछ चांसेस हैं जीतने के? देखिए, कैप्टनशिप में तो आपको पता है कि लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कहते हैं कि कैप्टन को हटा देना चाहिए, बाबर आजम शायद अच्छा बैटिंग करने लग पड़े, सारे मामला हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में मैं कहता हूं कि ये मुश्किल डिसीजंस होते हैं, और ठीक है परफॉर्मेंस नहीं है, सारे मामला हैं, लेकिन जिस वक्त ऐसे कमेंट्स भी होते हैं तो पता है आपको एक अजीब सा हर्टनेस होती है। उनकी न्यूज़ जाती हैं सारी मामला, उनको पता होता है कि कौन बात कर रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं खुद भी चाहता हूं कि वर्ल्ड कप के बाद जो उनसे बाबर आजम पे शायद थोड़ा सा बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा कि कप्तान जो उनसे हमें चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्रेसिव कप्तान चाहिए, वो चाहिए जो बात करे प्लेयर से, जो बात बार बार कम्युनिकेट करे प्लेयर से। कम्युनिकेशन का तो इशू रहा है बाबर आजम का हमेशा, लेकिन वही कप्तान है जिन्होंने नंबर 1 भी टीम को किया है, जिन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की आप बात करें, पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचा, चाहे आप एशिया कप की बात करें, जो पिछले की बात कर रहा हूँ, सारे मामला यहाँ पर पॉजिटिव भी होते रहे हैं। लेकिन आज का मैच टॉस बड़ा डिपेंडेंट है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, मैं चाहूँगा कि पहले बैटिंग करे, ताकि एक टोटल वहाँ पर, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा बैट चेजर्स जाने जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान वही टीम है जिसको 25 ओवर में अगर 250 भी करना पड़े तो उनका एक माइंडसेट बड़ा तब्दील होता है। तो वही माइंडसेट पाकिस्तान को कैरी करना है, एग्रेसिव खेलना है, एग्रेसिव खेलना है। राइट, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। ये तो बड़ा ज़रूरी है, हम हमेशा डिफेंसिव ही खेलते हैं, चाहे हम पहले खेलें चाहे बाद में खेलें, हमें थोड़ा एग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा अगर हमने भी अच्छा परफॉर्म करना है। बट आई थिंक बेस्ट फॉर द क्या कह सकते हैं कि बेस्ट विशेस हमारी टीम के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कम से कम हमारी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। मायूसी का मार्जिन भी नहीं है। वन एंड पे तो आपको पता है एक स्लोगन है ना हमारा, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल भी नहीं प्यार नहीं है बिल्कुल भी। हमारी टीम है, ऑन तो करना चाहिए ना, हम हारे या जीते करते हैं, लेकिन हारे या जीते, लेकिन बट ये है कि हमें जो है ना अपनी टीम से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद टीम से ज़्यादा दुआओं पे हमारा ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, पाकिस्तान के अब मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर आप सबने 2-4 दिन से देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। हाँ। तो वहाँ पे पाकिस्तानी फैंस वहां पर पाकिस्तान के हक में, जाहिर बात है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन भारत में आप देखें कि जो खुद को बड़ा सेकुलर रियासत होने का दावा करता है, वहां पे उनमें इतनी भी बर्दाश्त नहीं है कि जो आपके मेहमान हैं वो अपनी टीम के हक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जनाब ये फुटेज आपने देखी है, अब इस पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्पेक्टेटर बेचारा तमाशाई जो टिकट पैसे अपने पैसों से खर्च करके अपना पेट्रोल जला के वो स्टेडियम में आ रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि पाकिस्तान का मैच है तो हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे ना। उसने पाकिस्तानी ग्रीन टी शर्ट भी पहन रखी है। अब किसी को पसंद करने पर भी इख्तियार नहीं है इंडिया के अंदर किसी में कि कौन सी टीम को सपोर्ट करना है। उसके लिए भी पहले आपको जे शाह साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जनाब आप हमें बता दें कि हमने किस टीम को सपोर्ट करना है। मतलब जहां पर इंसान को अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने की भी कोई इख्तियार नहीं है, तो ऐसे मुल्क को आप क्या कहेंगे जी हम बड़ा डेमोक्रेटिव हैं और हमारे यहाँ पर अकलियतें बड़ी महफूज हैं। इस किस्म की सूरत हाल का आपने खुद एक सबूत देख लिया है। लेकिन इससे एक चीज आप देखें ना, कहां पे ये सारी दुनिया में वीडियो वायरल हो गई है, आईसीसी कहां पर खड़ा है। अब पाकिस्तानी किट उसने पहनी हुई है उस लड़के ने, और वो यही उनसे बात कह रहा है, मैं पाकिस्तान से आया हूं, पाकिस्तान का फैन हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा, क्या जय श्री राम का नारा लगाऊंगा।
खेल के मैदान में इतनी नफरत, ठीक है भारत अपनी सियासत को हद तक प्लूट करे, लेकिन खिलाड़ियों को जो आपके मेहमान भी हैं वहां पर उनको उनके हक में, अपने मुल्क के हक में नारे लगाने की इजाजत नहीं है। तो फिर यहाँ से आप अंदाजा करें कि भारत किस हद तक सेकुलर है, किस हद तक समझते हैं कि वो गुलाम है हमारे, वो इंसान नहीं समझते जो हुक्मरान है वहाँ के। एनीवेज, लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़लस्तीन के अलमिये पर बात करेंगे। हम पहले दिन से कहते आए हैं ये कोई इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग नहीं है, जेनोसाइड है फ़लस्तीनियन लोगों की, वहाँ के मासूम आवाम की। आए रोज़ वहाँ पे ना हॉस्पिटल महफूज हैं, ना पब्लिक प्लेसेस वहाँ पे महफूज हैं, कोई भी ऐसी जगह जो वॉर क्राइम समझी जाती है, जंग जहाँ पर ममनू होती है, किसी तरह का इजराइल की जानिब से लिहाज नहीं रखा जा रहा। क्या बच्चे, क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग, मसलन हमास के जो लोग हैं, जो मुजाहिदीन हैं वहाँ के, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके ऊपर तो इनका बस नहीं चल रहा। जो बेचारे मासूम लोग हैं, अब आप देखें कि अभी जो बमबारी के नतीजे में जो गज़ा की बड़ी मारूफ मुसन्निफ़ा थी वो भी इस हमले में इजराइल के शहीद हुई हैं। अब ये देखिए, ये उनकी तस्वीर भी हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं। अब इजराइल की जानिब से ये कहा गया है कि हम गज़ा पर बॉम्बिंग करने वाले हैं, आप लोग इस जगह को छोड़ दें, इवैक्यूएट होकर यहाँ से चले जाएं। अब ये समझ नहीं आती कि ये इजराइल की जानिब से ये कहा गया कि नॉर्थ साइड पे हमास के फाइटर्स मौजूद हैं जो कि सिविलियंस के साथ मौजूद हैं, उनको हमने इवैक्यूएट करना है, तो इस वजह से जितने भी सिविलियन हैं वो इस गज़ा पट्टी को छोड़ दें। लेकिन वो जाए कहाँ पे? एक बॉर्डर एक तरफ इजराइल लग रहा है, वहाँ जा नहीं सकते, बाकी जितने भी बॉर्डर जितने भी ममालिक में लग रहे हैं, लेबनान में लग रहा है, बाकी वहाँ पर उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हुए हैं। तो गज़ा को छोड़कर वो जाएंगे कहाँ पे? अगर पनाह लेने के लिए हॉस्पिटल्स में जग गए हैं या स्कूल्स में गए हैं, वहाँ पर भी बम्बार्टमेंट कर दी गई है। तो अब ये समझा दें इजराइल वाले कि ये कहा जा रहा है कि सिविलियंस जो हैं वो यहाँ से इवैक्यूएट होकर किसी और जगह पर हिजरत करके चले जाएं। किस जगह पर जाएं ये समझ नहीं आती, और ना ही कोई इस चीज़ की तरफ आवाज़ उठा रहा है कि अगर आप इन लोगों को कह भी रहे हैं कि छोड़, अच्छा बड़ा एडमायर किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि इजराइल सिर्फ एक वाहिद फौज है जो किसी जगह पर अटैक करने जाती है तो पहले इन्फॉर्म कर देती है कि हम इतने घंटे के बाद बम्बार्टमेंट करने जा रही हैं, आप इस जगह को छोड़कर चले जाएं। अच्छा, इसमें अच्छाई क्या है? इसमें गुडविल क्या है? कहे जा रहे हैं कि ये गुडविल है, तो दूर की बात है, क्या इसमें इंसानियत और सफा के मुझे ये नजर नहीं आ रही। पूरी दुनिया की आंखों में जितने बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के एनजीओज हैं, ये जितने बड़े बड़े भाषण देते हैं हमारे वेस्टर्न कंट्रीज, ये कहाँ पर है? अच्छा, वहाँ की आवाम देखें, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है दुनिया का जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग ना निकले हों। हर चीज़ से बालातर होकर, मजहब से बालातर होकर क्रिश्चियंस बाहर निकले, इवन के ज्यूज जो हैं वो लोग भी जिनके ज़मीर जिंदा है वो लोग भी बाहर निकले हैं और उन्होंने इजराइल को कंडेम किया है। 1 लाख से ज्यादा लोग लंदन में, वहाँ पे न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। यही कहा जा रहा है। और फिर नमाज अदा की गई है व्हाइट हॉल में, फिर ये कहा गया है कि ये एक दहशतगर्दी है, ये सीधा दहशतगर्दी है, आप इस चीज़ को क्यों नहीं एडमिट करें? लेकिन क्या है कि हर जगह पर, हर वेस्ट मीडिया पर, हर बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक यहूदी लॉबी बैठी हुई है जो कि उनकी इकॉनमी को ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते, जिसकी वजह से अब बेचारे निहत्ते फ़लस्तीनी, मजलूम फ़लस्तीनी, जिसमें ये मुसन्निफ़ा भी शामिल है, वो शहीद हो रहे हैं। और इसको कहा जा रहा है कि ये गुड एंड ईवल की लड़ाई है। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि कौन गुड है और कौन ईवल है तो फिर तो कोई आगे साइड लेने वाली जो बात मर्जी कहें गुड एंड ईवल की, लेकिन दुनिया ने देख लिया है ईवल कौन है और ईवल के जो इसके गुमाश्ते हैं, जो ईवल के एलाइज हैं वो कौन है। अमेरिका, कनाडा की हम मिसाल ले लें, कनाडा में एक वहाँ का सिटीजन जो है उसकी मर्डर होता है, पूरा भारत को जो है ना वो जवाब देते हैं और बिल्कुल उनसे ताल्लुकात जो है ना मुनक़ता कर लेते। बहुत अच्छी बात है, एक जो वेलफेयर स्टेट होती है, जो एक जिम्मेदार रियासत होती है, वो अपने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे इक़दाम उठाती है। लेकिन इनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि पूरे के पूरे इंसानों को चूंटियों की तरह, अब भेड़ बकरियों की तरह उनको काटा जा रहा है, उनको ज़िबा किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है। तो लेकिन उसके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। मसलन आपके इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि इंसानी जिंदगी, इंसानी कीमत ही नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं, फिर उनको लाइफ थ्रेट्स हैं। हमने ही प्रोग्राम में शेयर की थी ना, जीजी हदीद एंड बेला हदीद, उसको भी लाइफ थ्रेट्स हैं क्योंकि वो दोनों तो है डायरेक्टली फ़लस्तीनी। और फिर आप ये देखिए कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इजराइल को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है,
उनको भी लाइफ थ्रेट्स हैं या उनके सोशल मीडिया जो है लेकिन suspend इस किए सारी जा रहे चीज़ हैं? में एक चीज़ अच्छी है, जो लोग हैं, जो आवाम हैं, वो खुलकर फ़लस्तीन के साथ आ रहे हैं और हर चीज़ से बालातर होकर, जिस तरह हमने पहले बात की है, इंसानियत इसी का नाम है कि अगर आपका अकीदा भी वो ना हो, मज़हब भी आपका वो ना, उसके बावजूद आप जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की हिमायत करें, यही चीज़ मैटर करती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से फ़लस्तीनियों पर जो होने वाला जुल्म है, जुल्म से उसकी बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, लेकिन हर कोई अपने तौर पर जितनी एफर्ट कर सकता है, अगर हम इस सीट पर बैठे हुए हैं तो हम इसकी मजम्मत कर सकते हैं। वो लोग जो बाइख्तियार हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो लोग कहीं माली मदद करके किसी ना किसी तरीके से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं। जो लोग ज़रा वोकल हैं, वो प्रोटेस्ट करके पूरी दुनिया के सामने रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है। तो अच्छा, इसी दो किस्म की मिसालें हमें दो तरह कम्युनिटी के में रवैये मिलती हैं। होते हैं। एक रवैया तो ये होता है कि आप हु एंड क्राई करते रहें, रोते रहें कि जी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और एक रवैया होता है आप प्रैक्टिकली जो कुछ आपसे हो पाता है आप अपने हिस्से का काम करें। शिकवाए जुल्मत शब करना आसान है, अपने हिस्से की शमा जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिविजुअल लेवल पर और इज्तमाइयत यानी कि कलेक्टिव जो एफर्ट कर रहे हैं, इनमें बड़ा नाम हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जब भी पाकिस्तान पर कोई आफत होती है, किसी भी तरह का कोई मसला होता है, तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो हमेशा से पेश होती है। और फिर इसके अंदर हमने देखा है कि जो अल खिदमत पर लोगों का एतमाद है। अब फ़लस्तीन वाले मामले को लेकर देख लें, आतिफ असलम जो कि मारूफ सिंगर हैं, उन्होंने 1.5 बिलियन की यानी कि 1.5 करोड़ रुपया अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट किया है। क्योंकि इस वक्त अगर प्रैक्टिकली बेशुमार बाकी एनजीओज भी हैं, लेकिन गजा के जो मजलूम बहन भाई हैं उनके लिए जो काम कर रही है, जो मसरूफ़ अमल है, वो अमली मैदान में अल खिदमत फाउंडेशन है। अच्छा, इससे पहले टर्की में भी आपको याद है जब जलजिला आया था, तो तब भी यहाँ से जो रेस्क्यू वाले थे अल खिदमत के और बाकी लोग भी वहाँ पर लोगों की, मुसलमानों की मदद करने के लिए गए थे, इंसानियत का जज्बा लेते हुए। यहाँ पर पाकिस्तान में जब सैलाब आया लास्ट ईयर, तब भी अल खिदमत आपको फ्रंट फुट पे नजर आया। अभी फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, क्योंकि उनको गर्म कपड़े चाहिए हैं मौसम के बदलने की वजह से, उनको खाना पीना चाहिए है, वहाँ पर बम्बार्डमेंट की वजह से जो वबाई अमराज है वो फूट रहे हैं, उनको मेडिकेशन चाहिए है। तो इसके लिए आपको पता है कि अल खिदमत फ्रंट फुट पर है और काम कर भी रही है। इसी पर बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद वकास अंजुम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, हमेशा से हम बड़ी बात करते हैं और बड़ा हम खिराज तहसीन पेश करते हैं अल खिदमत फाउंडेशन जिस तरीके से पेश रहती है, ग्लोबली कोई मसला हो या डोमेस्टिक हमारे मुल्क के अंदर कोई इशू हो। अब जिस तरह फनकार बरादरी भी, आतिफ असलम की हमने बात की, क्या कहेंगे किस तरह का लोगों का जज्बा आपको देखने को मिला है, क्योंकि आप लोग तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में मौजूद हैं, किस तरह लोग ताउन कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के साथ? बहुत शुक्रिया जी, मैं PNN का बहुत ही ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और सच्ची बात तो ये है कि गज़ा इस वक्त जिस कदर बदतरीन इंसानी अलमी से गुजर रहा है, तो मैं कहता हूँ तो उसके लिए सिर्फ इंसान होना ही काफ़ी है, सिर्फ इंसान होना। कि यानी जो लोग अपनी टेलीविज़न की स्क्रीनों पर देख रहे हैं, हमने जंग अज़ीम नहीं देखी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त एक छोटी सी आबादी की जिसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है और 7 से 8 किलोमीटर उसकी चौड़ाई और लंबाई जो है 40 किलोमीटर है, और दुनिया का थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, और कहा जाता है ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है कि जिसमें 25 लाख से ज़्यादा इंसान मौजूद हैं, और जो चारों तरफ से मुहासरे में हैं, पानी से, हत्ता के बरादर इस्लामी मुल्क मिस्र से, और इसराइल का बॉर्डर है, थोड़ा सा जो है कि लेबनान का बॉर्डर है, कहीं से जो है कोई चीज़ आप। और मैं ये कहता हूँ कि यही वजह है कि जिसने हर जो है इंसानियत का दर्द रखने वाले हर फर्द को जो है कि रुला दिया है, मुतासर कर लिया है। और जो आपने नाम लिया है, हम शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की आर्टिस्ट बरादरी की नुमाइंदगी भी आतिफ असलम साहब ने की है सब की तरफ से, और इसके अलावा भी बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने अल खिदमत नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान पर अपने इत्माद का इज़हार किया। अल खिदमत पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है और यकीनन और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये एजाज़ हासिल है, यानी हम कहते हैं कि हमारे लिए एक एजाज़ का मौका है कि हम अपने भाइयों की कुछ मदद करने के काबिल हो सकें। तो जाफरी साहब किस तरीके से खदा, क्योंकि लास्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर ये बताया जा रहा था खिदमत की जानिब से कि टर्किश कोई NGO है उसके साथ मिलकर फिर आगे मेडिकेशन की जो चीज़ें हैं वो भेजी जा रही हैं, बॉर्डर्स बंद हैं, हर तरीके से जो है वो, फिर किस तरीके से एक क्या रूट दिया गया है कि जो इमदाद जो है वो पहुंचाई जा रही है फ़लस्तीनी बहन भाइयों तक? यानी अल खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह एक बैनुल अक़वामी तंजीम है
और इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में कोई अफ़गानिस्तान में काम करना चाहे तो वह अल खिदमत को अप्रोच करता है कि आप हमारे साथ ताउन करें, हम अफ़गानिस्तान में कोई रिफाही सरगर्मियाँ करना चाहते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 5 तंजीमें ऐसी मौजूद थीं कि जो इस वक्त रफ़ा के अंदर मौजूद है। आपको 25 लाख आबादी है तो उसका कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2021 के अंदर भी इस तरह का वाक़या, अगरचे ये इंटेंसिटी नहीं थी लेकिन उस मौके के ऊपर भी अल-खिदमत ने काम किया। कुर्बानी के मौके पर बड़े पैमाने पर हमें गोश्त पहुंचाया। तो 3 तंजीमें, मेजर तंजीमें हैं। जैसे ये 8 अक्टूबर को जो है ये इन्वेजन हुई और एक बड़े पैमाने पर एक इंसानी अलमिया हुआ, तो ये 3 तंजीमें जो जानसुयू है, IHH है और इस तरह हैरात एड जो है, ये तुर्की की तंजीमें जो वहाँ मौजूद थी, जिनके बाकायदा ऑफिस बेरर वहाँ मौजूद थे और हमारा सामान भी मौजूद था। और विद इन नो टाइम जो हम कर सकते थे। इस वक्त हमने तकरीबन कोई 8 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जो है कि हमने उनको ओके कर दिया कि भाई आप जो मुमकिन है वहाँ इंटरनली, चूँकि बाहर से कोई चीज़ नहीं जा सकती, तो उन्होंने ये अभी तक जो आपको फुटेजेस मिले हैं ये सारे वही हैं, गोया कि ये जेन्युइन है। और वहाँ हम इस वक्त जो हमारे पास थोड़ा बहुत सामान है मेडिकल का या खुराक का या कोई ब्लैंकेट वगैरह है, तो ये हम तकसीम कर रहे हैं। और अभी मैं ये कहूँगा कि इस वक्त लोग कहते हैं इस वक्त किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मैं कहता हूँ हमें इस वक्त एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है रसाई, 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 एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस। हम ये बिल्कुल इंसानियत के नाम पर जो है हम ये कहते हैं, हम मिस्र से दरख्वास्त करते हैं, हम आलमी इदारों से ये कहते हैं कि खुदा के लिए रसाई होगी तो आप दवा देंगे, रसाई होगी। इस वक्त जो है कि रफ़ा बॉर्डर के ऊपर 400 से 500 ट्रक मौजूद है, लेकिन सिर्फ 20 ट्रक को जाने दिया। अच्छा, आपने मिस्र की बात की है, सीसी के होते हुए तो तवक्को नहीं है कुछ ऐसा कुछ हो जिस तरह लेबनान है, उसके साथ तीनों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, तो इनसे कोई बात की जा रही है, कोई हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत इसमें ताउन करें, क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड में मौजूद हैं। कोई एक्सेस अभी तक किसी कंट्री की जानिब से हुई है? जिस तरह आपने कहा कि सबसे बड़ा मसला ही एक्सेस का है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के इदारों से हम राब्ते में हैं, NDMA, यानी NDMA से हमारा राब्ता है। NDMA की इब्तदाई तरसील शुरू हो गई है। NDMA ने हमसे कहा है कि आप क्या भिजवाना चाहते हैं, तो हमने इस वक्त 4 करोड़ रुपए का सामान जो है कि वो हम आज यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं। वो NDMA को जाएगा इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह आगे जो है उसके अंदर कैंड फूड है, उसके अंदर मेडिकल किट्स हैं, उसके अंदर और इस तरह की चीज़ जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है। तो देखिए, जहाँ हमें जितनी एक्सेस मिल रही है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ज़रूरत है कि आलमी बरादरी और OIC, मुस्लिम उम्मा जो भी है, ये मिस्र के ऊपर भी दबाव डालें कि वो बॉर्डर खोले, कम अज़ कम जो है कि जो सामान इस वक्त वहाँ मौजूद है, यानी इस वक्त जो है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। यानी आप ये देखें कि ये अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त 65 करोड़ की हम कमिटमेंट कर चुके हैं। अरे अच्छा, इस वक्त जो सिर्फ एक्सेस का मसला है, एक्सेस का मसला है, हमारी तरफ से कोई नहीं, यानी गवर्नमेंट ले जाना चाहे गवर्नमेंट, हम जो है कि खुद भी जो है कि वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इसके लिए पूरी तरह तैयार। तो कोई ऐसी तरतीब भी हो सकती है कि अगर मिस्र की गवर्नमेंट या वहाँ के लोग कहें कि आप हमें दें, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमें दें, तो आप उनके हैंड ओवर करके भी वहाँ पे? मैंने कहा जी कि अभी हमने 4 करोड़ का सामान NDMA के साथ हमारी कमिटमेंट हो गई है, वो हम फराहम कर रहे हैं। तो जितना वो ले जा सकते हैं वो ले जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको ह्यूमन वॉलंटियर्स चाहिए, यानी अफराद, तो उसके लिए आपको जिस तरह भी आपने बताया कि तुर्की के ज़ल्ज़ले के अंदर पाकिस्तान आर्मी और 1122 के अलावा तीसरी कोई टीम थी, तो वो अल-खिदमत फाउंडेशन की थी कि जो गई वहाँ और उसने जो है कि गाजी अंतब के अंदर वहाँ और तुर्की और सीरिया के ज़ल्ज़ले के अंदर काम किया। और ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का बाइस है। ये वाला हमारे पास ट्रेंड स्किल्ड वर्कर मौजूद हैं कि जो ज़ल्ज़ले में काम कर चुके हैं, जो सैलाब में काम कर चुके हैं, जो ट्रेंड हैं, सर्टिफाइड हैं, हम उनको भेजने के लिए तैयार हैं। इस तरह डॉक्टर्स को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं। वाह। और अच्छा जाफिर साहब, क्या हम मीडिया में भी एक ख़ास हद तक चीज़ों को एलेबरेट, हाईलाइट कर सकते हैं और बताते हैं? वैसे तो सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीबडी नोज़ के फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी स्टोरीज़ पता चलती होंगी जो शायद हम तक नहीं है। मैं चाहूँगी कि रियलिटी में, ऑन ग्राउंड, फ़लस्तीन के अंदर से जब आपको ख़बरें आती हैं, और किस किस्म की स्टोरीज़, बैकग्राउंड क्या होता है जो जिसने आपको सबसे ज़्यादा हिला दिया? इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो हॉस्पिटल्स का है। हमारा बराह रास्त डॉक्टर से रब्ता है। इस वक्त भी हमारे जो मरकज़ी सदर हैं वो मलेशिया में जो इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो है, FIMA, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, उसकी जो है कि डॉक्टरों के कुछ 60 के करीब ममालिक के डॉक्टर्स इकट्ठे हैं इसी क्राइसिस के ऊपर। इस वक्त जो है कि हमें डॉक्टर्स बता रहे कि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ,
My God. डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए जो कि दवा मौजूद नहीं है। और जाहिर बात है कि आप ये देखें कि एक बमबारी होती है, उसके नतीजे के अंदर कितना बड़ा ड्रामा होता है। तो सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि देखिए दो चीज़ें हैं कि यानी अब देखिए ना, अब इससे बढ़कर क्या होगा कि बच्चों के हाथों पर नाम लिख रहे हैं। ये रात आपकी स्टोरीज हैं कि वो नाम लिख रहे हैं कि अगर जो है कि किसी बमबारी में वो शहीद हो जाए तो उन्हें पता हो, उनकी बॉडीज पहचानी जा सके। ये देखिए ये क्या है, ये हम कैसी दुनिया के अंदर हैं, हम कैसी दुनिया में मौजूद हैं। तो ज़रा जब यानी अब हमारा तो दिल करता है कि मुड़ के वहाँ पहुँच जाएं। और मेरा ख्याल है कि मेरी बात नहीं है, ये आपकी भी है, हर पाकिस्तानी बल्कि हर जज्बात कमोबेश कि ये स्टोरीज पूरी दुनिया में आ रही हैं। तो इस वक्त हमें तो वहाँ से जो आ रही है वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बच्चों का है, सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त जो 4000 कैजुअल्टीज़ हैं उसके अंदर तकरीबन जो है कि 40% बच्चे हैं। अब 60% जो पब्लिक आबादी है वहाँ पर वो अंडर 15 है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में सिविलियंस में बच्चे नहीं मारे जाएंगे? तो ये मैंने इसलिए दरख्वास्त की थी कि भाई इस वक्त जो है हमें सब देखें, ये आवाज़ जितनी लाउड होगी, मीडिया की आवाज़, इदारों की आवाज़, कि जिसके नतीजे देखें, यानी ये तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है कि बदतरीन हालात के अंदर भी जो है कि आप ये मौका देते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड मिले जी। वो जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने कि लोग आ जा सके उसके लिए। इसी तरीके से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स का और वहाँ पे तो हॉस्पिटल्स भी महफूज यानी आप देखिए मस्जिद तो छोड़े एक तरफ, सब जो कि चर्च महफूज नहीं है, चर्च महफूज इस वक्त तो सूरत हाल के 40 से ज़्यादा मसाजिद जो है वो बीमारी की जो कि ये जो अभी अल अहिली बैप्टिस्ट जो है हॉस्पिटल था, यानी ये जो है कि हमारे क्रिश्चियंस का चर्च था, हॉस्पिटल था, जिसके ऊपर ये 500 के करीब लोग जो है कि जाँ भाग हुए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो बहर रास्त रब्ता है मीडिया का, कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर है कि स्टोरीज आ रही हैं। इस वक्त दुनिया में आप देखें ना, एक बड़े पैमाने पर जो अपराइजिंग है, यानी खुद जो है कि ज्यूज़ वहाँ निकले, अमेरिका में निकले हुए हैं कि भाई ये नहीं है, यानी जो भी है कोई पॉलिटिकल उसका वो है, कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ये कि ये हम इंसान हैं, इंसानों ने कहता है हमें ये मतलब जिसके भी दिल के अंदर पत्थर नहीं है, दिल है, तो वो इस चीज़ को कंडेम कर रहा है। जाफिर साहब, हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और यकीनन आप लोग प्लेटफॉर्म है, बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो आपको सुन पा रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश होगी कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन करें। तो जो नाजरीन हैं उनको बताइएगा कि किस तरीके से आपके साथ वो रब्ता कर सकते हैं, कैसे डोनेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो आप तक अपनी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी वो आर जस्ट 1 क्लिक अवे, कि सिर्फ जो है कि आप गूगल करेंगे तो अलखिदमत की पूरी तफसील आ जाएगी। आप अपने मोबाइल से, किसी भी मोबाइल जो भी आपके पास मौजूद है, उन सब के हमारे पास जो है कि अकाउंट्स मौजूद हैं अलखिदमत के। आप वहाँ से देना चाहें, वो चाहे 10 रुपये है, वो चाहे 100 रुपये है, हमारा अकाउंट मौजूद है। हमारा फ़र्ज़ जो है कि वो आपके फ़ोन कॉल पर, हमारा UN नंबर है, टोल फ्री नंबर भी है, वो आप क्लिक करेंगे गूगल पे, वो आपके सामने आ जाएगा। तो गोया आप ख़ुद देना चाहें वो भी है, आप हमारे नुमाइंदों को बुलाना चाहिए, वो आपके घर से कर देगा। और आजकल जो है कि ये मौजूद है, तो इस वक्त हमें एक बड़े ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब बड़े इजी है। अच्छा जाफिर साहब, इसके अलावा आतिफ असलम ने जैसे डोनेट किया और एतमाद का इजहार किया अलखिदमत पर, और कौन सी बड़ी ऐसी शख्सियात हैं जो कि आपके साथ राब्ते में हैं और डोनेशन कर रही हैं ताकि दूसरे लोग भी इनकरेज हों, उनको भी इनकरेजमेंट मिले कि ये मौका है जब अपने माल को भी पाक कर सकते हैं और मजलूम भाइयों की मदद भी कर सकते हैं? ये आमतौर पर ये होता है कि कुछ लोग वो हैं कि जो ज़ाहिर आतिफ असलम साहब ने तो खुद इस बात को कहा कि हमने जब उनसे कहा कि भाई ये एक मोटिवेशन होती है पब्लिक के लिए, तो उन्होंने कहा कोई इसमें अच्छा राब्ता उन्होंने खुद किया था? जी बिल्कुल, बराह रास्त जो है उनसे मुलाकात हुई हमारे नुमाइंदे की, तो उन्होंने खुद जो है कि घर बुलाकर उन्होंने इसको कहा और खुद उन्होंने कहा कि नहीं भी आप करें ताकि इससे खुद एक हमारे पूरे पाकिस्तानी के अंदर हो जाए। जो सोशल मीडिया पे जो उनकी वो वायरल हो रही है चीज़ें देख रहे हैं, तो उन्होंने फिर खुद कहा विद हिज कंसेंट, विद हिज काइंड कंसेंट जो है कि हमने वो रिलीज़ किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं कि जो ज़रा नाम बताना नहीं चाहते, कुछ लोग ज़ाहिर बात है कहते हैं कि वो खामोशी के साथ ज़ाहिर एक बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है जो हमें कहता है हम उनको। और सर मेरा ये ख्याल है कि फ़लस्तीन वाला मामला, किबला अव्वल का मामला, ये तो इतना लोगों के लिए जज्बात का ज़रिया वो है, मसला है, ईमान का मसला है। तो हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीब्यूशन करे। और जितनी अच्छी खूबसूरत बात है कि आपसे जितना हो सकता है, जाफिर साहब ने जैसे बोला 10 रुपये 100 रुपये, क्योंकि अगर 100 लोग भी मिलके 1-1 हज़ार रुपया भी देना तो यही अमाउंट बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल का कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। थैंक यू सो मच जाफरी साहब, और अल्लाह ताला आपको इस मिशन में खिदमत को करे। जिस तरह से आप लोग मुआशरे में आगे आए हुए हैं और इन लोगों का, जो हमारे मजलूम बहन भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, सर छुपाने को जगह नहीं है कि जहाँ पर वो बैठ सके, जहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, जख्मी अगर आ रहे हैं तो उनके पास, अच्छा हम कम से कम अगर वहाँ पे जा नहीं सकते हैं तो कम से कम जो लोग वहाँ तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं
उनके ही हम दस्तों बाजू बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो उनकी मदद करने के लिए जैसे अल-खिदमत आगे है, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कीजिए, जो भी एफर्ट जितनी भी कोई कर सकता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद इस इशू पर बात करने जा रहे हैं। डेली हमारा हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई सेगमेंट तो हम ज़रूर डिज़ाइन करते हैं, बट हेल्थ से ज़्यादा मतलब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और कोई बड़ी ब्लेसिंग हो नहीं सकती है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको अच्छी खासी सेहत दी है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ हमारे यंगस्टर्स ऐसे शौक़ में पड़ जाते हैं कि अपनी अच्छी खासी सेहत को बिगाड़ लेते हैं। जाते तो वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं कि जिम करेंगे, फिट रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ बढ़ता है, इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं मुकाबलाबाजी में, कंपटीशन में आके, कि वो जो उनकी सेहत बनने का ज़रिया है वो उनके लिए जानलेवा साबित होता है, मौत का बाइस बनता है। और आप पिछले कुछ दिनों से देखें बॉडी बिल्डर्स और ख़ास तौर पर जो कबड्डी के हमारे खिलाड़ी हैं, कबड्डी के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, अच्छा दिखना हर किसी को अच्छा लगता है, अपने आप को मेंटेन करना, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, उसका एक तकाजा है। लेकिन आप हर चीज़ की कहा जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप उससे तजावुज़ करते हैं, एक हद से ज़्यादा आप आगे जाते हैं, तो आपकी जो है ना उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और वो आपके लिए जान जाने का भी ज़रिया और आप ये देखिए कि जो ज़्यादा यंगस्टर जो बॉयज़ हैं वो मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, एक तो यंग ब्लड होता है, इतनी समझ नहीं होती है, जो आपको जिस तरफ लगाता है आप उसी तरफ लग जाते हैं। आपको लगता है कि अगर इस बंदे की जिम में आता है, इसकी बॉडी ऐसे है ना, तो हमें भी इसी किस्म की चाहिए, हम वो टारगेट सेट कर लेते हैं। लेकिन वो ये है कि आपके हार्मोन्स इस तरह के होते हैं कि हमें फौरन दूसरी चीज़ ये है ना, शॉर्टकट के चक्कर में आप अपनी बॉडी के चक्कर में स्टीरॉइड्स ऐसे ले लेते हैं, कुछ अनऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो आपके लिए जानलेवा साबित होती है। तो इसका कम से कम हमें ख्याल करना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन ये जो अननेचुरल चीज़ें खाकर, अननेचुरल तरीके से हम इंजेक्शन लगाकर, जिसकी वजह से आप मसल को बिल्ड करते हैं कि मसल बिल्ड होगा आपका और आप भी जो है वो बड़े अच्छे लगेंगे, मस्कुलर लगेंगे, जिसकी वजह से ये सब मुश्किलात आपको सामना करना पड़ता है। तभी ये बहुत अलार्मिंग है कि डेथ रिपोर्ट्स हो रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रहमान अब्बास, जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान बिल्डिंग स्पोर्ट्स बोर्ड के। रहमान, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो स्पेशली बॉयज़ हैं और टीनेजर्स हैं, बेसिकली वो इतना ग्रूम तो हुए नहीं है, लेकिन सबको एक टाइम पर जाकर बहुत शौक होता है कि हमने बॉडी बनानी है। और फिर आपको जिम में ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जो आपको गलत किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, गलत तरीके से गाइड करते हैं और वो स्टीरॉइड्स की तरफ लग जाते हैं। कितना अलार्मिंग है सेहत के लिए ये स्टीरॉइड्स लेना? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम। सेकंड, इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड टॉपिक है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन रियलिटी है, रियलिटी से आप भाग नहीं सकते। उड़ान भरने का सबको शौक होता है कि मैं ऊंचा उड़ूं, मैं अच्छा नजर आऊं, लेकिन उसकी स्टेजेस हैं। हम वो क्या करते हैं, आज के यंगस्टर, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को मैं देखता हूँ, आज के यंगस्टर क्या करते हैं, अच्छा ए स्टेज है, मैं डायरेक्ट डी तक कैसे आऊँ, मुझे उसका शॉर्टकट चाहिए। अच्छा, एक मील मैं ले रहा हूँ, मैं 6 मील लेने हैं, तो मेरी बॉडी पे उसका अफेक्ट क्या आएगा। अच्छा, मील से अब अफेक्ट नहीं हो रहा, कौन सा बॉक्स मुझे चाहिए, बॉक्स मीन सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरी अभी ग्रोइंग एज है, 22 तक तो आप सप्लीमेंट्स की तरफ आए ही ना, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, स्टेज पे नजर आना है, नोविस कैटेगरी जो टीनेजर में आती है, मुझे उसमें फिट नजर आना है, मस्कुलर्स हों, पैक्स नजर आए, सब कुछ हो। मैं भी स्टेजेस क्रॉस करके आया हूँ, ABC सॉलिड डाइट पे इतने टाइम से, 2 डेकेड से ये काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि किन चीज़ों को किस तरह आपने बैलेंस के साथ लेके चलना है। लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं, अच्छा टीवी में ये अच्छा नज़र आ रहा है, ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ये टी-शर्ट्स बड़ी अच्छी नज़र आएगी, मुझे नोविस कैटेगरी में मुझे ये टाइटल लेना है, दैट्स इट, उसके बाद और उसके आगे कोई सवाल नहीं। लेकिन रहमान, फिर ये भी तो होता है ना, जब वो बच्चे जाते हैं तो अब जिम, बॉडी बिल्डिंग, ये भी तो एक कमर्शियल बन चुका है ना, कमर्शलाइज चीज़ें हो चुकी हैं। तो जो ट्रेनर वहाँ पर होते हैं, नॉट एवरीवन बट कुछ ऐसे होते हैं जो उनको यूज़ करते हैं, उनके थ्रू पैसे लेकर स्टीरॉइड्स मंगवाते हैं महंगे महंगे, और फिर उनको गलत गाइड किया जाता है। अब एक बच्चा जो जिम में आया है, उसको अब जैसे चाहेंगे, जहाँ पे लगाना चाहेंगे लग जाएगा, तो इसको भी तो चेक एंड बैलेंस करना है ना, कि गाइडेंस सही उनको मिले। यही तो सारी बात है। मैं जाता हूँ, मैं बिगनर हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, मेजॉरिटी बुरी लगेगी बट रियलिटी है, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपकी सेहत है, चाहे आपके पास गाड़ी है, सोना है, पैसा है, सेहत है, एंड है।
होता क्या है, बिगनर है वो जाता है, चाहे वो स्किनी है चाहे वो फैट में, वो कहता है मुझे अच्छा नजर आना है। अब अर्निंग फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है अच्छा आपने ये करना है, आप ये वाला बॉक्स ले लो। बेटा उसको ज़रूरत है नहीं है, अच्छे जिम में चले जाओ, छोटे जिम में चले जाओ, यही मसला चल रहा है। होता ये है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे नहीं पता कि वो 16 है 8 को ज़रूरत है क्या, उसको नेचुरली डाइट से वो इतना मसल बिल्ड हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, चाहे कुछ भी है मुझे। वो कहता है जी, वो अपनी डिमांड बताता है, मुझे मस्कुलर नजर आना है, अच्छा उसको वो स्टफ की तरफ, ड्रग की तरफ ले आए। अच्छा मुझे बहुत जल्दी कट डाउन करना है, मुझे मील्स नहीं खाने, उसको प्रोटीन की तरफ ले आए। आप कुदरती सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके फौरन आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर लेके जाते हो। 22 तक तो उसको पता ही नहीं कि मेरी जेन्युइन पावर क्या है, मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। वो किए बगैर डिब्बों का वो आदी हो जाता है। एवरी मंथ उसको लगता है अच्छा अब डिब्बा खत्म हो गया, मेरे मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे, अब मैं कैसे करूं। मेजॉरिटी में आपको बताऊं ये जितना भी है ये हमारे जिमों से शुरू होता है। कंपटीशंस में हम बताते हैं स्पेशली कि प्लीज़ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा ज़िंदगी दी है, चली जानी है, फिर वापस नहीं आनी। जब ज़िंदगी हाथों से जाती है ना, फिर सारे डॉक्टर्स याद आते हैं कि प्लीज़ हमें सेव कर ले, किसी तरह बचा ले। अच्छा लास्टली मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम जो इस वक्त टीनेजर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक फ़िटनेस के हवाले से, और स्पेशली वो लोग जो कि कोई कंपटीशन लड़ना भी चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि कौन सी डब्बों के हट के ऐसी क्या डाइट इस्तेमाल करें अगर वो वेट गेन मस्कुलर होना चाह रहे हैं? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी पहलवानी करके, मेरी फर्स्ट स्टेज थी पहलवानी करके मैं आया हूँ, उसको प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करके आऊँ। 22 तक अगर कोई कंपटीशन में फाइट करना चाहता है नेचुरली फाइट कर सकता है। 6 मंथ वो अपना जितना भी फैट खा सकता है खाए। लास्ट 6 मंथ में वो फैट को मॉडरेट लेवल पे रखे, ट्रेनिंग डबल करे कॉम्बिनेशंस के साथ, वो परफेक्ट कर सकता है। 99% पहले आपको खुद इस सर्च तक जाना है कि मेरी जेन्युइन पावर क्या है। जब आपको पावर मिल जाती है आपको रास्ता भी मिल जाता है, और अल्लाह ताला से सेहत मांगते रहें, खूबसूरती भी मिलती है, सेहत भी मिलती है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया रहमान आपके वक्त का, और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स या जो यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने ये सेगमेंट देखा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे शॉर्टकट के चक्कर में स्टीरॉइड्स लेकर अपनी जान को जो है ना खतरे में ना डालें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं, और अब ज़रा कुछ खाने खाबों की बात हो जाए। सर्दी आती है, सर्दी की जहाँ पर बहुत सी बेहतरीन सौगातें हैं, तो पाकिस्तानियों की सबसे जो फेवरेट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सौगात वो है मछली है। अच्छा, अब मछली के हवाले से भी मछली की बहुत सी इकसाम हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, और खुश जायका मछली कौन सी होती है, सेहतमंद मछली जो अच्छी जो सेहत आपको देती है वो वाली मछली कौन सी होती है, तो इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी मौजूद है ना, जो आपके सारे सवालों के और हमारे ऑडियंस के जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। मोहसिन साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए भट्टी साहब कि मछली अब सीजन आने वाला है, सबसे पहले हमारी व्यूअर्स को बता दें आ तो चुका है, लेकिन अभी उस तरह से ठंड नहीं शुरू हुई ना, जब हर तरफ मछली की रौनकें होती हैं और फिश पार्टी चल रही होती है। कौन कौन सी मछलियां हैं जो कि आम दस्तयाब भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं और जायके में भी बेहतरीन है, जो कि आवाम को खानी चाहिए? भट्टी साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा मछलियों के हवाले से कि कौन सी आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक तरह से, बहुत हल्की आवाज आ रही, बीच में आवाज। भट्टी साहब आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं कि इतना मजे का सेगमेंट है वो अगर ना हो जाए ना, और खासतौर पे मछलियों की बात है, सुबह ऐसा सेगमेंट रख लिया इतनी सुबह, तो मेरे तो अभी से मुंह में पानी आना शुरू। लेकिन अभी तमाम मछली की दुकानें बंद होगी तो इस वजह से। अच्छा, फिश एक ऐसी चीज़ आप ये देखिए ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स अच्छे हों, स्पेशली ख़वातीन के लिए फ़िश की स्किन ज़रूर खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी से फ़ैट ख़त्म हो तो आप फ़िश को ग्रिल करके खाएं। वो लोग जो उसको डीप फ्राई करके खाते हैं वो जायके में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो फुल फैटी फ़िश होती है। अगर आप अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप उस किस्म की फुल फ्राइड खाएं, अदरवाइज आप ग्रिल करके खाएं, आप एयर फ्राई करके खाएं। वैसे मेरे ख्याल ज़्यादा ग्रिल्ड फिश ही खाई जाती है। दैट इज़ रियली टेस्टी। एक तो यह कि ऑयल नहीं होता,
कोयलों में भुनी हुई फिश भी होती है, इतना मजे की नहीं होती है। भट्टी साहब एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आवाज़ आ रही होगी, आपने बकरों के फ़वाइद बताए हैं, आपने मुर्गियों के, देसी मुर्गियों के फ़वाइद बताए हैं, अब मछलियों के भी फ़वाइद बताएं। कौन सी मछली अच्छी है, अच्छी नस्ल की है, उसकी पहचान क्या है? ओवर टू यू भट्टी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वजाद साहब, आपने हमेशा बहुत ही अहम इशू हाईलाइट किए हैं और ये इस सीजन के लिए बहुत ही वैलिड एक टॉपिक है। तो मछली जो है ये बहुत ही फायदेमंद चीज है, खास तौर पे इस सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही कमाल चीज है। आप देखें कि जैसे ही अभी ये सर्दियां शुरू होंगी तो लोगों को नजला जुकाम शुरू हो जाता है, फेफड़ों की इन्फेक्शन होती है, सर्दियों में जोड़ों में दर्द होता है। ये मैं उन जोड़ों की बात नहीं कर रहा जो कपल्स हैं, दूसरे जो जोड़ हैं हमारे जॉइंट्स, उसकी बात कर रहा हूँ। तो गंठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। ये जो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये हमारे दिमाग को ताकत देता है, दिमाग के खुलियात की हिफाजत करता है, आसाबी निजाम को मजबूत करता है। और इसमें जो विटामिन डी पाया जाता है ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और हर किसी को इस वक्त हम लोग ओवरऑल 40% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ये विटामिन डी की कमी का शिकार है। हालांकि धूप इतनी ज्यादा है लेकिन हम लोग धूप में जाने से घबराते हैं। जिस टाइम पे इसकी अब्जॉर्प्शन होती है उस टाइम पे हम नहीं जाते हैं। हाँ, हम जाते हैं जब 12-1 बजे के, बहुत गर्मी है, हालांकि सुबह जाना चाहिए। भट्टी साहब, मैं चाहूंगी कि क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है तो हम ज़्यादा आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जैसे फ़िश है वो बड़ी महंगी होंगी आगे, जैसे जैसे सीज़न आएगा, श्रिम्प्स इतने महंगे होते हैं, फिर उसके बाद पामलेट और बाकी मछलियाँ बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं जो हर किसी के अफोर्डेबल नहीं होती। कौन सी ऐसी बेहतरीन मछलियां हैं जो कि इजीली मार्केट में दस्तयाब भी होंगी, फुल ऑफ ओमेगा 3 होंगी, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होंगी, तो ऐसी कौन सी है जिसकी तरफ जाना चाहिए हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें हम अगर कैटेगराइज करें तो टॉप ऑफ द लाइन दरियाई मछली है, उसके बाद समुद्री मछली है और फिर फार्मी मछली का दर्जा आता है। क्योंकि चाहे वो दरियाई मछली हो या समुद्री मछली हो, ये ऑर्गेनिक फीड पे पलती हैं। ये जो समुद्र के अंदर, दरियाओं के अंदर जो नबातात हैं उधर से ग़िज़ा हासिल करती हैं। तो इन मछलियों की जो ग़िज़ाइयत है वो कहीं ज्यादा बेहतर है जो फार्मी मछली है, क्योंकि फार्मी मछली को एक मखसूस किस्म की खुराक दी जाती है। फिर मछली जो है उसका मसला ये होता है कि उसने वो जो फार्म के अंदर जब उसने पलना है तो वहां पे पानी ताज़ा नहीं होता, वहां पे पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा जमीन में जज़ब होएगा, उसमें कुछ नया पानी ऐड कर देंगे, उसी पानी में उन्होंने अपना फुजला भी खारिज करना है, उसी पानी में ही उसने गदला भी होना है, उस पानी की अफादियत भी वो नहीं रहनी है जो बहते हुए पानी। लेकिन भट्टी साहब, अब जो भी जहाँ पर भी जिस भी फिश मार्केट में जाएंगे वो तो कसम खा खा के ऐसे पाकिस्तानी बेच रहे होते हैं कि ये समुद्र से ही आई है, दरियाई मछली है। हम कैसे पहचान करें कि दरियाई मछली कौन सी है और डैम की मछली कौन सी है? ये बहुत आसान है। देखिए कि आपको जब आप किसी भी स्टॉल पे जाते हैं जहाँ पे फिश लगी हुई है, जो दरियाई मछली होगी वो आपको एक ही किस्म की नहीं पड़ी हुई मिलेगी, उसमें साइज भी छोटे बड़े होंगे, क्योंकि जब जाल डालना है उन्होंने तो उसमें कोई छोटी मछलियां भी आएंगी, कोई बड़ी भी आएंगी, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां आएंगी। लेकिन जो फार्मी मछली है, फार्मी मछली एक ही रंगत की, एक ही साइज की आलमोस्ट होगी, एक ही वजन की होगी आलमोस्ट, तो बड़ी आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं। क्योंकि जो दरियाई मछली है उसमें तो आप तखसीस नहीं कर सकते उनको कि एक ही साइज की आप वहां से हासिल कर लें। ठीक, अच्छा भट्टी साहब, फिर ये बताइएगा, आपने यकीनन ये जो आपने बताया है व्यूअर्स को हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद बात थी जो हमें समझ आई है। अच्छा भट्टी साहब, अब ये बताइएगा कि कुछ फ़िश ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है, एक तो मिथ बड़ी बनी हुई ना कि ये जो मछली हो, कुछ मखसूस मछलियाँ ऐसी होती हैं उनके ऊपर से दूध पिए तो फुलबेरी टाइप की कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। कोई ऐसी ममनुआ मछलियाँ भी होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो बांग्लादेश के लोग तो सारे फुलबेरी का शिकार होते। सही बात है, जापानीज लोग इतना सी फूड खाते हैं, बांग्लादेशी लोग वो तो सर्वाइव ही सी फूड पे करते हैं। जी, क्या आपका मतलब ये है कि वो दूध नहीं पीते होंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे ये ना हमने गलत मिथ फैलाई हुई है। मिथ, बिल्कुल।
अच्छा। अब ये है कि आप एहतियात कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दें, ठीक है, उसको डाइजेस्ट हो लेने दें, 2-4 घंटे का गैप दे दें, बाद में पी लें, लेकिन ये होता नहीं है इस तरह। अच्छा, ये भी बता दें कि ये कहा जाता है फिश बड़ी गर्म होती है, इस वजह से ठंड के मौसम में खानी चाहिए है। वैसे तो ये 4 सीजन होती है कि आप जब मर्जी ले लें, ब्लड प्रेशर इससे हाई हो जाता है, सेहत पे इसके जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। बिल्कुल ठीक है, ये गर्म जरूर होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। इसीलिए आप देखें कि जिन महीनों में आर आता है उन महीनों में ये खाई जाती है, जिन महीनों में आर नहीं आता वो गर्म होते हैं। ओह वाओ, वैसे ये हमें भी नहीं भट्टी पता साहब, था। वैसे बड़ी खूबसूरत आपने हमारे इल्म में इजाफा किया है। आर वाले मुश्किल आसान कर दी है। हाँ। जिन महीनों में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये अप्रैल तक खा सकते हैं मार्च, आप। अच्छा, वैसे तो जुलाई, कबाहत तो नहीं है, अगर अगस्त गर्मी में भी नहीं है। खाएं भट्टी साहब, गर्मियों में भी कुछ जी। लोग फिश खाते हैं, जो फिश के शौकीन हैं, सी फूड खाते हैं, जी। तो उसके नुकसान तो उसमें फिर भी कोई ऐसा कोई बुरी बात तो नहीं। उन दिनों में चूंकि गर्मी ज्यादा होती है, प्यास लग रही होती है, उसमें आप जैसे उमरा तो खा सकते हैं जिन्होंने एसी में रहना है। हाँ। लेकिन जो दूसरे भट्टी लोग साहब, हैं, उमरा में वो आप उस तरह हम जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपने मुझे बना दिया। अच्छा, ये भी मैं चाहूंगी कि क्विकली बता दें कि रहू, काला रहू और इस किस्म की जो मछलियां हैं, जिसमें हमें खरीदने वालों को तो कुछ ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं होता, दुकानदार के रहमो करम पर होते हैं, कितनी देर तक आप उसको फ्रीज करके रख सकते हैं ऐसी मछलियों को? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसकी बाइंग टिप्स क्या होनी चाहिए, कि आपने ये देखना है कि जो मछली की आंखें हैं वो उनमें चमक है या नहीं है। राइट। आपने देखें कि मछली कितनी पुरानी उसके पास पड़ी हुई है। जिन दिनों में सर्दियों का सीजन आएगा तो उन दिनों में तो पुरानी मछली भी चल रही होती है। अब वहां पे आप लोग तो एहतियात कर लेंगे, पीछे से जो आ रही है वो कहीं पुरानी तो नहीं बाय कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि उसकी आंखें बेनूर तो नहीं है। अगर Right. उनमें जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा दिनों से उसके पास मौजूद होगी, उसकी चमक मांद पड़ती जाएगी। उसके बिल्कुल आप अगर भट्टी साहब, उसके- बिल्कुल उसके- बिल्कुल बजा फरमाया। टाइम की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब, आप हमारे साथ और व्यूअर्स, मछली खाएं, टिका के खाएं, सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन थोड़ा बैलेंस भी करें, उसमें सेहत के लिए अच्छी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप रोज़ाना मछली खुद ही ना खाना शुरू हो खाएं, जाए। बाकी लोगों की भी फिश पार्टी करवाएं। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।